chapter number, actually chapter number 1, that is nature of the partnership, is very basic. I mean हमें लगता है हमें पार्टनरशिप के बारे में हर चीज पता है, because we have done in accounts in 11th and 12th. However, एक्चुअल में पार्टनरशिप बहुत अलग है, राइट? इट्स नॉट दैट सिंपल. सो फर्स्ट चैप्टर टोटली डिवोटेड था द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, राइट? पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, राइट? पार्टनरशिप के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं. देन व्हाट आर लाइक टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पार्टनर, जो हमने 12th में सीखे थे. दे आर फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट अब जब हम लॉ में सीख रहे हैं, दे आर फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड जब कभी भी हम एक लॉ स्टडी करते हैं, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी लॉज व्हिच आल्सो कम इनटू पिक्चर. जैसे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सीख रहे हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हम बहुत बार रेफर भी कर रहे हैं, राइट? एंड जैसे एग्जांपल हमने सेक्शन 11 सबसे मैक्सिमम टाइम रेफर किया इन योर कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच टॉक्स अबाउट द राइट कॉम्पिटेंट पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. फिर मैंने कंसिडरेशन की बात की थी, जहां पे यूनिट 1 में, राइट? वो एक्चुअली कंसिडरेशन इज, द वर्ड इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, right? It is something in return, that is consideration. Many times we go back in contract act and we refer contract whenever partnership act is silent. And अब हम second chapter करेंगे, try to understand. पहले before I start a second chapter, the name of the unit is a relation of the partners. Try to understand, relation of the partners. Try to understand. Many times I use the term third parties, right? What do you actually mean by the third parties? पहले ये समझ लेना. मतलब उस third parties की बात करो, मतलब there is a second party obviously and there is a first party. Example के तौर पे suppose Ram and Shyam are the partners. Ram and Shyam are the partners. ठीक है? Collectively they are called as firm. Do you agree with me or no? Collectively they are called as firm. Try to understand मैं आपको क्या बोल रहा हूं. बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर यार? मैं आई एम सिटिंग इन मे बी बालकनी में बैठ के क्लासेस लेता हूँ, तो मे बी थोड़े बाहर हवा चल रही है, उसकी वजह से हो रहा होगा. लेट एक सेकंड, अब इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है? सो राम एंड श्याम आर पार्टनर्स. इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, राइट? कलेक्टिवली इट इज अ फर्म. और हमने देखा फर्म इज नॉट ए सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. अकाउंटिंग में ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. किसमें? अकाउंटिंग में. बिकॉज अकाउंटिंग के लिए हम फर्म की अलग अकाउंटिंग करते हैं, पार्टनर की अलग अकाउंटिंग होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इवन इन द इनकम टैक्स एक्ट यू विल लर्न, राइट, इन इंटर, इनकम टैक्स में भी पार्टनरशिप फर्म का अलग से पैन होता है. जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, राइट? अगर आप आपका पैन, किसको पता है आपका पैन? किसी के पास अभी पैन कार्ड है जेब में? अगर है तो आप एक बार चाहिए तो वो निकाल लो. अगर आपके पास पैन कार्ड है तो चाहिए तो आप एक बार हाथ में ले लो, ठीक है? अगर है तो चेक करो. मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको मुझे जस्ट अभी बात निकली तो मैं आपको समझाता हूँ. आप नहीं है तो आप बाद में भी देख सकते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज, राइट, ये पैन नंबर है, दिस इज पैन. द फोर्थ लेटर जो होता है ना पैन का, फोर्थ लेटर इज स्टेटस ऑफ दैट पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट. स्टेटस ऑफ दैट एंटिटी, दैट पर्सन, राइट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट. पी स्टैंड्स फॉर प्रोप्राइटर. सो ये जो पैन है ना, वो प्रोप्राइटर का, पर इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल. अगर ये फर्म है तो दैट विल बी रिप्लेस बाय एफ. फोर्थ डिजिट विल बी एफ. अगर वो कंपनी है, फोर्थ डिजिट विल बी सी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसका भी एफ ही होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ फर्म. इसका मतलब इनकम टैक्स में भी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट पर्सन इनकम टैक्स में. बिकॉज जब इनकम टैक्स में हमें इनकम ढूंढनी है एंड हमें टैक्सेस पे करने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राम एंड श्याम की जो फर्म रहेगी, सपोज द नेम ऑफ द फर्म इज एग्जाम्पल
right? Name of the firm is, right, Ekatvam Academy. ठीक है, नेम ऑफ द फर्म इज एकतम एकेडमी एंड द पार्टनर्स एंड राम एंड श्याम. अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज एकतम एकेडमी. सो इनकम टैक्स में एकतम एकेडमी का अलग से पैन रहेगा एंड एकतम एकेडमी विल, दैट फर्म विल फाइंड आउट व्हाट इट्स प्रॉफिट एंड इट विल पे टैक्स. उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, सबमिट करना होता है, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनकम टैक्स के लिए भी सेपरेट पर्सन है फॉर असेसिंग द टैक्स. अगर आपको टैक्स ढूंढना है, टैक्स लायबिलिटी ढूंढनी है, तो इनकम टैक्स पार्टनरशिप फर्म को अलग पर्सन बोलता है. नहीं तो आप व्हेन यू लर्न इनकम टैक्स तब आप बोलोगे सर ने गलत बोला था. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं लॉ की बात कर रहा हूं मैं, एंड यू मस्ट बी नोइंग कि राइट, लॉ इज बिगर देन एक्ट. लॉ इज बिगर देन एक्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट पर्सन, इट इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टनर्स. इनकम टैक्स एक्ट में, right, income tax act considers partnership as a legal person for the purpose of taxation. हर एक्ट का कुछ ना कुछ रीजन रहता है and that is given in the section 1. जैसे हमने यहाँ पे section 1 में सीखा था कि what is the purpose of the Indian Partnership Act. It governs the partnership relation between the partners. So हर एक्ट का कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा. So try to understand, इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म अलग एग्जिस्टेंस करेगा, उसका खुद का पैन नंबर रहेगा, राइट? वो खुद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेगा. एट द सेम टाइम राम एंड श्याम इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, राइट, दे विल बी फाइलिंग देयर ओन इनकम टैक्स रिटर्न्स. तो राम का अलग पैन रहेगा, श्याम का अलग पैन रहेगा एंड फर्म का अलग पैन रहेगा. सो मैं अकाउंटिंग इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहा हूं. अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सपोज दे आर ए पार्टनर्स ऑफ, राइट? सो मैं बोल रहा था पैन, कोई भी पैन अगर आप देखते हो तो the fourth letter talks about the income tax status because PAN card is under income tax. Try to understand, right? So अगर आप fourth letter देखते हो किसी भी पैन का, आपके पैन, अगर आप आपका पैन देखते हो ना, वहां पे P लिखा होगा. fourth letter is P. fifth letter is your surname. surname का इनिशियल रहता है. So right, अगर मतलब मैं वो समझा रहा था बी, वो बात आई इसलिए कि इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग के लिए, राइट, पार्टनरशिप इज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. हाउएवर फॉर लॉ, राइट, it is, right, for income tax act it is does not have separate legal existence. So try to understand क्या बोल रहा हूं. अगर हम ये फर्म किसी थर्ड पार्टी के साथ ब्रीच करती है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, फ्रॉड करती है, तो इस केस में पार्टनर्स को लायबल रखा जाएगा बिकॉज दैट विल नॉट बी गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट. दैट विल नॉट बी लाइक अकाउंटिंग, दैट इज टोटली डिफरेंट सिनेरियो, राइट? उस केस में जो लॉ है, द कोर्ट है, पार्टनर्स को लायबल रखेगा बिकॉज पार्टनर्स एंड इट्स फर्म आर नॉट सेपरेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So, right, law is always greater than the act. Then, so अब क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. एकतम एकेडमी is a partnership firm. Ram and Shyam are individuals. Ram and Shyam are the individuals. अब क्या बोल रहा हूँ, एकतम एकेडमी is first person. Suppose firm is a first person. Ram and Shyam individually are second person. Individually they are second person. And third persons, try to understand, ये सब मिला के first and second person हो गए. Firm is the first person, Ram and Shyam are the second person. ये आप interchange कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, right? Suppose Ram and Shyam को आप first person बोलते हो और फिर firm आती है, इसलिए firm को आपने second person बोला. इनके सिवा जो भी रहेगा, they are third person, external to firm, third person. इसमें आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, इसमें आपके डेटर्स आ जाएंगे, इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाएंगे, राइट? इसमें आपके एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो थर्ड पर्सन्स, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पर्सन्स, राइट? अदर देन फर्म एंड द पार्टनर्स, राइट? आपका थर्ड पर्सन्स, एंड डे इन एंड आउट the partnership firm interacts with the third persons. तो अब हमें क्या समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें समझना है इस चैप्टर में रिलेशन बिटवीन राम एंड श्याम, इन दोनों का क्या रिलेशन है. आप बोलोगे सर म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है, तो हमें वो रिलेशन समझना है. एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. राम की राइट्स एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट श्याम, श्याम के राइट्स एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट राम.
mutual. At the same time, right, obviously I'm talking about collectively it is a firm. So we will understand the rights and liabilities of the partners with respect to each other, and at the same time collectively firm के rights and liabilities against third persons, third parties. क्या बोला मैंने? In between राम एंड श्याम हमें rights and liabilities समझना है, and collectively they become firm. Firm and third parties के बीच में क्या rights and liabilities है वो हमें समझना है. What are the rights of the firm against third persons, right? What are the liabilities? Actually क्या होगा, जब राम एक्ट करेगा तो हम बोलते हैं फर्म एक्ट करिए, श्याम एक्ट करेगा हम बोलते हैं फर्म एक्ट करिए. तो व्हाट आई मीन, इफ राम एक्ट्स विथ थर्ड पर्सन तो राइट क्या होगा, क्या राइट्स रहेंगे फर्म के, क्या लाइबिलिटीज रहेंगे फर्म के. एट द सेम टाइम थर्ड पर्सन जो है, योर डेटर्स, योर क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंकर्स, समझ में आ रहा है, जिसने आपको लेंडर्स, ये सब थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आएंगे. तो इनके क्या राइट्स रहेंगे अगेंस्ट द फर्म, इनके क्या लाइबिलिटीज रहेंगे अगेंस्ट द राइट टुवर्ड्स द फर्म. ये हमें समझना है इन दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने सारे डाउट्स थे आप लोगों के कि क्या होगा जो फर्स्ट चैप्टर में थे, इसके बहुत सारे आंसर्स आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाएंगे. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, रिलेशन बिटवीन देमसेल्व्स एंड रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज थर्ड पर्सन्स. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें एक और चीज है कि थर्ड पर्सन डज नॉट नो द एक्चुअल rights and liabilities of Ram and Shyam, because that is decided generally by the partnership agreement. Ram and Shyam ने agreement किया होगा, and that agreement is not a, मैंने बोला कि it is not a public document. Try to understand that agreement is between Ram and Shyam, so third persons are not aware about that agreement. So many times तो it ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने सेक्शन 28 में देखा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो थर्ड पर्सन को पता नहीं था ना वो बंदा पार्टनर है या नहीं है. तो वही मैं बोल रहा हूँ, राइट, इट इज नॉट नेसेसरी कि थर्ड पर्सन को हर चीज पार्टनरशिप के बारे में पता है. सम थिंग्स दे मे नो, सम थिंग्स दे मे नॉट नो, एंड दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म. तो ऐसे केसेस में क्या राइट्स रहेंगे और क्या लायबिलिटीज रहेंगे, सो ये सब हमें समझना है इन दिस चैप्टर. सो राइट्स एंड लायबिलिटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज इन बिटवीन देम, एंड राइट राइट्स एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट द थर्ड पर्सन्स. Some rights and liabilities are given by the act. कोई rights and liabilities act आपको खुद देता है, right? And some rights and liabilities are decided between yourself. क्या बोला मैंने? Some rights and liabilities are right decided by the act. हम खुद willingly भी change नहीं कर सकते, mandatory होता है. Example, right? Example जैसे मैंने बोला कि minor has to be admitted as a like पार्टनर ओनली फॉर हिज बेनिफिट. हम उसको चेंज नहीं कर सकते. इफ वी मेक हिम फुल फ्लेज पार्टनर बाय एग्रीमेंट, हम उसको एडमिट करते और माइनर को हम फुल फ्लेज पार्टनर बोल के एग्रीमेंट में लिखते, दैट इज void ab initio, that is not legal. So we cannot contravene the provisions of the act, we cannot defeat the intention of the act or the law. Try to understand, a provision which is in contradiction with the Indian Partnership Act, ऐसे अगर कोई प्रोविजन है किसी डीड में, दैट डीड इज और दैट प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. सो व्हाट आई सिंपली मीन वन थिंग. ठीक है, आई सिंपली मीन कि जब भी हम कोई क्या बोल रहा था मैं, एक सेकंड, किसका डाउट है मैं पहले वो लेता हूँ. ठीक है, हाँ यस अफन, यस अफन प्लीज, कैन यू हियर मी? ओके ठीक है, नेक्स्ट. सो rights and liabilities are right, some rights and liabilities are decided by the law, they are mandatory in the nature, and some rights and liabilities are decided among the partners through the contract between them, through the contract between them. And one term that you will always go through this chapter, or right जब आप बेयर एक्ट रेफर करोगे, subject to the contract between the parties, subject to contract dash 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 dash. एग्जाम्पल बोलता हूं, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स. क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. आई होप कल सर ने आपके कोई बेसिक जो टर्म्स होते हैं लॉ के वो समझाए होंगे. ठीक है, सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स.
if subject to the contract matlab if partners have decided some different, then that will prevail and not that. Subject to the contract matlab, right, if there is a specific contract, contract will prevail, and if there is no specific contract, the act will prevail. क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब इफ देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट. अब पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, डीड रहेगा, राइट. दैट डीड हमने देखा भी है, एग्रीमेंट रहेगा, बिकॉज सेक्शन 5 सेज पार्टनरशिप इज आउट ऑफ एग्रीमेंट. सेक्शन जितने आप रिपीट करोगे, मैं बोलते बोलते क्यों रिपीट करता हूं, तो उससे आपको भी याद रहेगा. सेक्शन 5 सेज partnership is a result of agreement and not a status. So I am talking about the agreement, right? Subject to the contract, subject to the agreement between the partners. Partners are equal partners. अब इस सेंटेंस का मैं मीनिंग समझा रहा हूं, उससे आप बाकी सेंटेंस समझ सकते हो. जब लिखा जाता है subject to the contract means if there is agreement or contract, there is contract, right? And if there is no contract, दो केसेस ले रहा हूं, there is no contract as such between the partners. If there is a contract, contract will prevail or act will prevail. Contract will prevail. Contract will prevail over act. Will prevail over act. Over the act. Subject to the contract between the parties, right? So अगर contract है तो contract will prevail, otherwise act will prevail. और यहाँ पे there is no contract, act will prevail. This is important. समझ में आ रहा है? तो अब भी मैंने क्या सेंटेंस यूज किया, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स. इफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने डिसाइड किया होगा पार्टनरशिप में पीएसआर, उस रेशियो में वो क्या रहेंगे, पार्टनर्स रहेंगे. एंड अगर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज सच, तो देन देयर विल बी, राइट, इक्वल रेशियो. क्या बोला मैंने सेंटेंस, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, partners are equal partners. So partners are equal partners if, right, there is no contract. But if there is a contract, that will prevail. That contract may say they are equal partners. समझ में आ रहा है? तो आप ये मत बोलना सर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल पार्टनर का नहीं हो सकता. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर इक्वल पार्टनर्स एज वेल. समझ में आ रहा है? देन दूसरा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, राइट, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन. ये मैं 12 के एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने अकाउंटिंग में देखा होगा कि ये पार्टनर, लेट इट बी वर्किंग पार्टनर, इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, राइट, इफ डीड इज साइलेंट. बराबर, इफ डीड इज साइलेंट. तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि, राइट, अब मैं बोल रहा हूं, ऐसे लिखा ना जाता इफ डीड इज साइलेंट, लिखा जाता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट a partner is not entitled to remuneration. Partner is not entitled to remuneration is as per act, provided, check the contract. If contract provides for the remuneration, the partner will get remuneration in the form of salary or commission. समझ में आ रहा है? If there is no contract, then he is not entitled to remuneration. और मैं बोलता हूँ, subject to the contract between the parties, partner is not entitled to interest on capital. Partner is, right, not entitled to interest on capital. Partner will not get interest on capital, right, as per act. But if contract exists and contract says he will get interest on capital, then act, that contract will prevail over act. Act क्या बोलता है? Partner is not entitled to interest on capital, subject to contract. अगर contract आपको entitle कर रहा है, तो you will get interest on capital at the rate. समझ में आ रहा है? So try to understand, subject to contract is very important term in this total, right, this unit 2. Now आगे, right, try to understand the relation between the partners. क्या बोल रहा हूँ? Relation between the partners is generally governed by the contract between the partners. वो क्या डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से उनकी रिलेशनशिप रहेगी. एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ आपको, मैं आपके एग्जाम्पल देता हूँ, right, Ram and Sham में से Ram will be working partner, Sham will be the sleeping partner. That is, they have decided. Subject to the contract, right, मैं क्या बोल रहा हूँ, contract क्या बोलता है, generally मैं बोल रहा हूँ relation between the partners is governed by contract. Generally they will form a contract agreement.
दूसरा, राम विल लुक आफ्टर द बैंक अकाउंट्स, राइट, राम विल लुक आफ्टर द बोरोइंग्स, या श्याम विल लुक आफ्टर सपोज मार्केटिंग, श्याम विल लुक आफ्टर लाइक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ऐसे उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स या उन्होंने उनके ड्यूटीज असाइन किए होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किए होंगे, एंड दैट इज असाइन्ड इन विच in their contract. That contract can be written, expressed, I mean expressed, maybe written form or in oral form, or it may be implied through their conduct. अब implied through their conduct example में बोलता हूँ, राम एंड श्याम, राइट, हमेशा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, like they purchase the goods and Ram always signs, there is no written डॉक्यूमेंट कि राम ही साइन करेगा, बट इट्स यूजुअल कि जो भी फर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फर्म के बिहाफ पे राम साइन करता है, and every time Ram signs. So now what is implied from that, the Ram has a like authority to sign on behalf of the firm. श्याम ने किया तो दिक्कत नहीं है, बट जनरली कौन साइन करता है, राम. इट इज नॉट रिटन राइट एनीवेयर इन द डीड, implied from the action कि राम हमेशा साइन करता है. तो ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, राम है हमारे एग्जांपल में. So try to understand मैं क्या बोल रहा हूँ. The relation between the parties is governed by their contract. Generally it is like governed by the agreement between the partners. If there is no such agreement, then it will be governed by whom, right, act. So जब कभी भी हम relation study करेंगे तो your section will start with subject to the contract. आप कहाँ पे भी देखो subject to the contract, subject to the contract, subject to the contract means ये बोलता है कि your relation will be governed by your contract. If there is no contract, then act will govern. समझ में आ रहा है now? And एक और चीज हमने चैप्टर 1 में देखा कि your contract cannot be in contravention of your act. It should not defeat the provisions of the act. समझ में आ रहा है? So ये समझ में आना चाहिए, right? I will show you some examples. Let me check. एक सेकंड खाली. So दिस इज माई बेयर एक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था. कंपनी और मैंने कंपनी बोल रहा मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप का मैंने बेयर एक्ट शेयर किया था आपके साथ, राइट. मैं चाहे तो आपके साथ ये करता हूं. देखो एक आपके स्क्रीन पे सेक्शन 12 बोलता है. सेक्शन 12 मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान देना. सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट. Every partner has a right to take part in the conduct of the business. Every partner has a right to take part into the business. Actively वो involve हो सकता है, but subject to the contract. अगर आपने contract में decide किया है A, B, C, D 4 partners हैं, एक्ट क्या बोलता है, चारों एक्टिवली पार्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड व्हाट इज इन योर कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हो खाली A and C will look after the affairs, सबने कॉन्ट्रैक्ट सबने साथ में आके कंसेंट देना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. तो सबने ABCD चारों ने बोलना चाहिए कि A and C will work on behalf of the firm. तो इन दैट केस नाउ एक्ट बोलता है सबने पार्ट लेगा, बट अब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, A and C will look after the right affairs of the business partnership firm. तो what will prevail, your contract will prevail and not the act. Try to understand. So आपको ये समझ में आना चाहिए कि A and C will be the working partner because it is subject to your contract. Are you getting my point? आगे क्या लिखा है, suppose every partner is bound, right? Okay. जो आपको पता है मैं वो लेता हूँ. Section 13 you know very well, right? Subject to the contract between the partners. A partner is not entitled to receive the remuneration for taking part in the conduct of the business. लॉ बोलता है, एक्ट बोलता है कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड चेक व्हाट योर कॉन्ट्रैक्ट सेज. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बोलता है मिलेगा तो मिलेगा, फिर लॉ कुछ भी बोले, राइट. पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. एक्ट बोलता है कि पार्टनर्स विल बी इक्वल पार्टनर्स सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने रेशियो 3:2 रखा है, एग्रीमेंट में आपने 3:2 रखा है, तो व्हाट इज द रेशियो, 3:2. अगर एग्रीमेंट में 1:1 है तो 1:1. समझ में आ रहा है. देन where a partner is entitled to interest on capital, right, he will be paid out of the profits only. ये मैं समझाऊंगा. It is the appropriation it means, right. So example दिए उन्होंने. So subject to the contract is very important term for me. Try to understand.
सो अभी तक मैंने बोला कि थर्ड पार्टीज, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पार्टीज? अदर देन पार्टनर्स एंड फर्म, ऑल अदर पार्टीज विथ हुम वी इंटरैक्ट ऑन डेली बेसिस आर द थर्ड पार्टीज. जनरली हमें जो पता है वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज थर्ड पार्टीज. समझ में आ रहा है? देन मीन्स नॉट योर पार्टनर्स, others are third parties. Then firm and other than partners are third parties. फिर मैंने समझा कि what do you mean by subject to the contract? I simply mean relation between the partners is governed by the contract between the parties. If there is no contract, the act, Indian Partnership Act 1932 will govern the relation. ठीक है, अब हम डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज ध्यान देना. The relation of the partners of a firm to one another, what do you mean by one another? Mutual, ठीक है, आर यूजुअली गवर्न बाय द एग्रीमेंट. राइट, देखो एक दूसरे के साथ क्या उनका रिलेशन है वो उनका एग्रीमेंट डिसाइड करेगा. एंड थर्ड पार्टीज के साथ क्या है वो हमें देखना होगा. वो एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब देखो थर्ड पार्टीज के साथ थोड़ी आपका एग्रीमेंट है. समझ में आ रहा है? वहां पे इम्प्लॉयड अथॉरिटी वगैरह आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट है. सो with one another are usually governed by the agreement among them, and understood agreement is by all, right? So such agreement may be expressed or implied, right, from the course or dealings of the partners. If अच्छा सर उनका रिलेशन उनका कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेगा, मतलब डीड डिसाइड करेगा, बराबर. सर कैन वी चेंज डीड? यस, वी कैन अमेंड डीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जब हमने डीड बनाई थी, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब सबकी कंसेंट थी. यस. अगर हमें अमेंड करना होगा तो भी हमें क्या करना होगा? सबके कंसेंट के साथ ही अमेंड करना होगा. सो वी कैन चेंज दैट रिलेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. वी कैन चेंज दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब सबकी कंसेंट थी, अगर हमें चेंज करना होगा तो भी सबकी कंसेंट लगेगी. आगे क्या लिखा है देखो, इट मे बी वेरीड बाय द कंसेंट ऑफ all of them. सबकी कंसेंट की जरूरी है. and such consent may be expressed or may be implied by the course of dealing. जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, that was expressed or implied on similar basis. अगर हमें चेंज करना है तो हमें सबकी कंसेंट की जरूरत है. and that consent may be expressed or may be implied. that is given in the section 11. ठीक है, where there is no specific agreement or where the agreement is silent on any point. एग्रीमेंट नहीं है तो क्या प्रिवेल करेगा? आपका एक्ट प्रिवेल करेगा. द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू वन अनदर एज रिगार्ड्स टू देयर राइट्स एंड ड्यूटीज आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 9 to 17 ऑफ द एक्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर, राइट, अगर आपने रिलेशन, आपका रिलेशन है, आपने स्टैब्लिश करके रखा है, आपका एग्रीमेंट है, तो आपका एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा. अगर आपका एग्रीमेंट कहाँ पे साइलेंट है या नहीं है, इन दैट केस वी विल रेफर सेक्शन 9 to 17 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. अब वही तो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं. ठीक है, अब ध्यान देना. प्रोविजंस व्हिच गवर्न राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ देयर इज नो डीड तो क्या रहेगा, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो क्या रहेगा. सेक्शन 9 and 10, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दे 9 and 10 में दे गिव यू मैंडेटरी ड्यूटीज of the partners. 9 and 10 talks about the mandatory duties of the partners which cannot be changed by the agreement among the partners. कोई ड्यूटीज ऐसे है जो आप चेंज कर भी नहीं सकते. मतलब हम बोलते कि एग्रीमेंट विल प्रिवेल दैट, हाउएवर सेक्शन 9 and 10 gives you some duties, some your liabilities towards each other which even your deed cannot change. You cannot change between yourself. वो हमेशा रहेगा, राइट, फंडामेंटली वो रहेगा ही रहेगा, प्रिज्यूम्ड है, वो हमेशा रहेगा. एग्जाम्पल में बोलता हूं, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, सीखेंगे हम 9 and 10 क्या है. अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो he is liable to compensate, to reimburse the loss suffered by the firm because of his fraud. तो बाकी पार्टनर्स एग्रीमेंट करके उसको ये नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, चल जाने दे, ऐसे नहीं कर सकते. इट इज, अब क्या हुआ है कि हम पार्टनरशिप में ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते. एग्रीमेंट में हम ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाल सकते कि विच विल लाइक that clause will help the fraudulent partner to escape from his liability. ऐसे कोई clause नहीं हो सकता, because reimbursement or compensation in case of fraud by one partner to, right, compensate other partners is a mandatory duty. समझ में आ रहा है? So
फ्रॉड इज वेरी सीरियस, तो उसको हम नहीं टाल सकते। तो ऐसे ऐसे केसेस में सेक्शन 9 एंड 10 विल प्रिवेल। एंड अगर आपने ऐसे डिड की है जिसमें मैंडेटरी ड्यूटीज को आपने वेव ऑफ किया है, ऐसे क्लॉजेस आर नल एंड वॉइड। समझ में आ रहा है? सो सेक्शन 9 एंड 10 विल टॉक अबाउट द मैंडेटरी ड्यूटीज। अनदर एग्जांपल कैन of the mandatory duties that I should work, a partner should work for the common advantage of each partner. उसकी एक्शन सेल्फ सेंटर नहीं होनी चाहिए, उसकी एक्शन सबको साथ में, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, लाइक कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो दैट पार्टनरशिप बनाई क्यों? सबके भलाई के लिए की, सब पार्टनर्स के भलाई के लिए की, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए की। तो यू शुड राइट गिव मोर प्रायोरिटी टू द कलेक्टिव गोल्स देन द इंडिविजुअल गोल। आपके हर एक्शन राइट कॉमन एडवांटेज क्रिएट करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल एडवांटेज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो विथ दैट इंटेंशन राइट, तो कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए। वी शुड टेक ड्यू केयर डिलीजेंस व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस। वी शुड बी फेयर, हमने हर चीज हमारे पार्टनर्स को डिस्क्लोज करनी चाहिए। दैट इज मतलब मैं उसके बोलता हूं ना कि ये आपकी जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई एग्रीमेंट चेंज नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा कि फादर बेटे को बोलता है आज से हमारा रिश्ता खत्म। अरे वो बोलने से वो रिश्ता खत्म नहीं होता है, दैट इज ब्लड रिलेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मूवी के एंड में फिर बोलता है तू ही मेरा बेटा है, कुछ तो ऐसे हो जाएगा। तो वो उनके बोलने से वो रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एग्रीमेंट से खत्म नहीं होगा, दैट इज देयर, ऑलवेज देयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड blood relation. On similar basis, there are some duties of the partners which cannot be waived off through agreement. They are mandatory in the nature, and some rights and liabilities can be changed. Section 11, 12, 16 to 25 ये सब हमें सीखने एक एक करके। General rights and duties which can be right changed by the agreement among the partners. Example, PSR equal होना चाहिए, but you can change it. Partner is not entitled to remuneration, but you can change it. Partner is not entitled to interest on capital, but you can change it. Partner has to compensate the firm in case of fraud. Can you change it? No. Every partner कोई भी fraud करता है तो उसको compensate करना है, आप उसको waive off नहीं कर सकते। Partner should prepare accounts and provide the accounts to other partners, right? In that case you cannot waive off, ये होना ही चाहिए, it is a mandatory duty. Try to understand. So some duties are mandatory, some rights are mandatory, some duties and rights can be changed. So हमें ये समझना है, तो there are some mandatory duties and rights and some are general duties and rights. Generally rights mandatory नहीं है ऐसे कुछ। Try to understand. Rights can be changed but duties are mandatory, liabilities are, obligations are mandatory. Then आगे so हम एक एक अब हम राइट्स सीखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर ऑलमोस्ट 13 to 14 राइट्स ऑफ ए पार्टनर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, और मैक्सिमम राइट्स यू ऑलरेडी नो। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। से चैप्टर 1 में हमने उनमें से कुछ रेफरेंसेस भी लिए। सो आई विल, मेरा कैसे रहेगा, आई विल फर्स्ट टेक द राइट्स ऑफ द पार्टनर, फिर देन द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ये राइट्स अमंग ईच अदर, ड्यूटीज अमंग ईच अदर, और फिर मैं ले लूंगा राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वर्ड, थर्ड पर्संस। ये मेरा थर्ड पॉइंट रहेगा। And then we will see the reconstitution of the firm. इसे हम करेंगे, ये चैप्टर ये सब चीजें कवर करता है। तो सबसे पहले राइट क्या है? राइट टू टेक पार्ट इनटू द बिजनेस। इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू टेक पार्ट इनटू द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट? एवरी पार्टनर कैन टेक पार्ट इनटू द बिजनेस। मतलब हमने क्या बोला कि ये राइट आपको एक्ट देता है कि आप एवरी पार्टनर कैन टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, हाउएवर दैट कैन बी चेंज्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सो देयर आर सम एक्टिव पार्टनर्स, देयर आर सम स्लीपिंग पार्टनर्स। देन राइट क्या लिखा है देखो, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूजुअली प्रोवाइड्स मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, दैट विल बी गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। जनरली बोल रहा हूं, इफ डीड इज नॉट देयर then act says every partner has a right to take active part into the business. सबका राइट है एक्टिव पार्ट लेने का, बट जब आपने डीड बनाई, जब आपने एग्रीमेंट किया, तब आपने किसी कोई पार्टनर्स को ही राइट दिए, तो इन दैट केस राइट एक्ट विल नॉट प्रिवेल,
राइट, डीड विल प्रिवेल एंड ओनली दोस पार्टनर्स विल हैव राइट. हाँ, अगर आपको राइट चाहिए, नहीं यार मुझे राइट नहीं था, उसको राइट है, हमने डिसाइड किया था कि वो ही काम करेगा, नाउ आई आल्सो वांट दैट, तो यू हैव टू चेंज द एग्रीमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है. सब्जेक्ट टू एनी सच एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट, if or agreement is silent as to it, every partner has right, every partner has a right to take part into the conduct of the business. क्या लिखा है मैंने, try to understand. If there is no agreement or agreement is a silent, then only every partner has right to take into the like active part into the business of the firm. But अगर आपने agreement में कुछ अलग लिखा है तो agreement will prevail. So one of the right of the partner is take part into the business of the firm subject to their contract. This is based on general principle that partnership business is a common business for all the partners. It is business of everyone. Then it's right of everyone to take part into the business. Then, but where partner neglects or refuses to perform his duties, आपने डिसाइड किया सबके एक्शंस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड कोई जानबूझ के इंटेंशनली निग्लेक्ट करता है तो क्या होगा. एंड बर्डन ऑफ परफॉर्मिंग सच ड्यूटीज फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस फॉल्स ऑन अदर पार्टनर्स, एंड उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स को काम करना पड़ता है. द अदर पार्टनर्स हैव राइट टू कंपेंसेशन. तो अदर पार्टनर्स कैन से, हमने तो डिसाइड किया था कि राइट ये पार्टनर ये काम करेगा, बट वो विलफुली बोल रहा हूँ निग्लेक्ट कर रहा है, एंड वो काम मुझे करना पड़ रहा है. सो ऑब्वियसली एवरी पार्टनर शुड टेक एक्टिव पार्ट, सबने काम करना चाहिए, म्यूचुअल है सब है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, उसका काम अगर मुझे करना पड़ रहा है, इन दैट केस आई हैव राइट ऑफ द कंपेंसेशन. तो क्या हो सकता है, तो फर्म मुझे दे सकती है या वो पार्टनर से मुझे रिकवर करना होगा. अगेन इट इज ए रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. क्या डिसाइड हुआ है पार्टनर्स में, वो एक राइट वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली. फर्म बोलेगी चलो हम तुझे कंपेंसेट करेंगे और उससे रिकवर करेंगे, ऐसे भी हो सकता है, या डायरेक्टली वो पार्टनर आपको कंपेंसेट करेगा, एज द केस में भी. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ ऐसे एज सच कुछ प्रिंसिपल्स देता नहीं है, लॉ आपको फ्रेमवर्क देता है, उस फ्रेमवर्क के अंदर आपको काम करना है. ठीक है. सो राइट टू टेक पार्ट इनटू द बिजनेस ऑफ द फर्म. एग्जांपल, अब मैं आपको एक क्या देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं राइट, कि सपोज एक केस स्टडी भी है. सपोज ए बी एंड सी वर द पार्टनर्स. नाउ देयर इज राइट A and B do not allow C to work. They do not allow C to work. A and B do not allow to C to work. C is willing to take active part in the business, but they do not allow C to work. Now, can C go to the court and can ask court to give him his right, or to stop A and B from, right, stopping him from the work? क्या बोला मैंने, ए एंड बी बोल रहे हैं कि तू काम नहीं करेगा, सी बोल रहा है मुझे काम करना है, देयर इज नो डीड. तो क्या होगा, अगर डीड है तो क्या रहेगा, ध्यान देना. अब कोर्ट क्या बोलेगी, कैन कोर्ट इंटरवीन इज ए क्वेश्चन. कोर्ट पहले देखेगी कि तुम लोगों का एग्रीमेंट है क्या, और एग्रीमेंट में आपने क्या डिसाइड किया. अगर एग्रीमेंट में आपने डिसाइड किया है कि ए एंड बी विल बी वर्किंग पार्टनर एंड सी विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इनटू द बिजनेस, अगर जब एग्रीमेंट बना तो सी ने भी क्या बोला था, ठीक है मैं काम नहीं करूंगा, ए एंड बी काम करेंगे. तो इन सच केस कोर्ट बोलेगा आई कैन नॉट गो बियॉन्ड योर एग्रीमेंट, आई कैन नॉट गो योर एग्रीमेंट. तो अगर आप लोगों ने जब डिसाइड किया था कि ए एंड बी ही राइट काम करेंगे, उसमें सी ने भी साइन की थी, तो हाउ कैन कोर्ट नाउ से कि लेट्स सी टू टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस. जब आप लोगों ने ही डिसाइड किया है कि ए एंड बी विल बी द वर्किंग पार्टनर एंड सी विल नॉट टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, in that case court will not intervene, but there is no agreement as such. तो आपने डिसाइड नहीं किया, आपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दी, फॉर्म की, बट देयर इज नो सच क्लॉज इन द डीड, या डीड इज साइलेंट, या डीड ही नहीं है. इन दैट केस कोर्ट सेज इफ दे सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एज सच नहीं है इसके लिए, who will take active part in the business, in that case every partner has an equal right to take part into the business. तो ऐसे केसेस में कोर्ट इंटरवीन करेगा. समझ में आ रहा है, कोर्ट भी पहले रिस्पेक्ट देगा एग्रीमेंट को. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपने डिसाइड किया उसको रिस्पेक्ट देगा, लॉ भी वही रिस्पेक्ट दे रहा है कि क्या आपने डिसाइड किया है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दैट केस अगर देयर इज नो एग्रीमेंट और देयर इज एग्रीमेंट बट इट डज नॉट गिव ए एंड बी अथॉरिटी टू टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, in that case court will ask A and B to allow C to take active part into the business.
सर एग्रीमेंट में लिखा है ए एंड बी राइट विल टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, सी विल नॉट टेक, बट दैट विद फ्रॉडुलेंट, बाद में पता चल रहा है वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। तो अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है तो कोर्ट विल कम इनटू पिक्चर। कोर्ट वो चेक करेगा, आपने ठीक है चलो आपने एग्रीमेंट किया है, बट दैट एग्रीमेंट डिफीट्स द पर्पस ऑफ द लॉ। आप एक दूसरे के ट्रस्ट के लिए काम नहीं कर रहे, एक दूसरे के फेथ में काम नहीं कर रहे हो, विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, तो कोर्ट विल इंटरवीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ केस स्टडी। क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड the management, right? The management power of a particular partner is interfered with, management power of a particular partner in my example C की interfere हुई थी, and he had been wrongfully precluded from participating therein. So C was right not allowed to take into take active part into business. Can court interfere is the question. Now they have given the answer. Try to understand. This is from the module only. This is copy pasted from the module, same as it is. The court can interfere in the circumstances. क्यों लिखा है? wrongfully आपने उसको क्या किया है, right? उसको आपने preclude किया है, include नहीं किया, आपने उसको exclude किया, wrongfully है, correctly नहीं है, तो court interfere करेगा, right? क्या लिखा देखो, court can intervene in these circumstances. करेक्टली आपने उसको बाजू किया है, करेक्टली मतलब आपने डिसाइड किया था कि सी काम नहीं करेगा और इसलिए आप सी को अलाउ नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, तो कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। बट रॉन्गफुली आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोर्ट विल इंटरवीन, राइट? सो द कोर्ट कैन इंटरफेयर इन दी सर्कमस्टेंसेस, द कोर्ट कैन एंड राइट विल, कोर्ट हैज द पावर एंड कोर्ट विल डू इट, राइट? बाय इंजंक्शन, right, by their order, restrain other partners from doing so. Court through its order will restrain, will stop other partners from doing so. मतलब वो जो preclude कर रहे हैं उस पार्टनर को from taking the part into the business, right, exclude कर रहे हैं उनको, वो stop करेगा, बोलेगा let him take part into the business, you are doing it wrongfully. It may be noted that in this connection, right, a partner who has been wrongfully deprived of his right of the participation in the management has also other remedies. खाली right उसके पास बाकी भी रेमेडी, लाइक ही कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन। वो बोल रहा है इनमें काम करने से कोई फायदा नहीं, डिसॉल्व कर दो, ये कॉमन बेनिफिट के लिए नहीं है, ये म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, राइट, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गो फॉर द डिसोल्यूशन। एग्जांपल इज सूट फॉर द डिसोल्यूशन, is sued for the accounts without seeking the dissolution. So there are many remedies which are comes in the last chapter कि क्या remedies रहेंगे, समझ में आ रहा है? The example husband and wife जब शादी करते तो क्या assumption के साथ शादी करते कि वो 7 जन्म साथ में रहेंगे, बराबर ना? 7 फेरे लेते हो आप लोग। इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में वो लाइक वो रिलेशन मेंटेन नहीं होता है, देयर इज नो म्यूचुअल ट्रस्ट, देयर इज हरासमेंट, कोई किस पे कर रहा है फर्क नहीं, मतलब मुझे उससे लेने देना नहीं, नाउ इन दैट केस कोर्ट विल इंटरफेयर एंड कोर्ट विल गिव डिवोर्स टू देम। ऐसे केसेस में है ना प्रोविजन, रेमेडी है, ऐसे नहीं कि रेमेडी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट जब वो साथ में आए थे, जब वो पार्टनर साथ में आए थे विद एन इंटेंशन ऑफ ए कॉमन एडवांटेज, म्यूचुअल ट्रस्ट से आए थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोर्ट विल स्टॉप दैट एंड इवन द अदर पार्टनर्स हैज गिवन रेमेडी, यू कैन गो फॉर द डिसोल्यूशन एज वेल। ठीक है, आगे the above mentioned provisions of the law will also are applicable only if there is no contract to the contrary between the partners. There is no contract to the contrary, मतलब A and B ने डिसाइड किया था, A B C तीनों ने डिसाइड किया था कि C will not take active part in the business, तो ऐसे केसेस में कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। Try to understand. It is quite common to and a term in the partnership agreement which gives only limited power of the management to a partner, or a term that management of the partnership will remain with one or more of the partners to the exclusion of others. And it is very common, आप कोई भी पार्टनरशिप में जाओ, it is very common कि सब पार्टनर्स मिला के कोई पार्टनर्स को राइट देते to take active part in the business। ठीक है, in such a case the court will normally be unwilling to interpose with the management with such partner और पार्टनर्स अनलेस, तो ऐसे केसेस में अगर आपने खुद ही डिसाइड किया था कि सी विल नॉट टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट विल बी अनविलिंग, राइट, उनको विलिंगनेस नहीं रहेगी। आगे, अनलेस इट इज क्लियरली मेड आउट दैट समथिंग वाज डन इलीगली और in breach of the trust reposed in such partners,
जब वो बनाया था उन्होंने, तब ऐसे लगा कि सब अच्छे के लिए है, और बाद में पता चल रहा है राइट नहीं, ये ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट है। ब्रीच मतलब ब्रेकिंग अप, राइट। सो ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हो आप, ब्रीच कर रहे हो। आपने जो म्यूचुअल एजेंसी, आपने जो म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए किया था वो नहीं है। इन सच केस द कोर्ट विल इंटरवीन एंड कोर्ट विल स्टॉप दैट। समझ में आ रहा है? तो देखो कोर्ट भी कितना क्लियर है। अगर आपने डिसाइड किया था तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे। हम तब उस केस में कब इंटरवीन करेंगे? जब देयर इज अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो कोर्ट बोलता है तो एक्ट विल प्रिवेल, एंड अकॉर्डिंग टू एक्ट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, एंड नाउ कोर्ट विल अलाउ दैट पार्टनर टू टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस एंड विल गिव सच नोटिस, राइट। वो बाकी पार्टनर्स को रिस्ट्रेन करेगा फ्रॉम राइट देयर एक्शंस। समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी फंडामेंटल राइट, दिस इज वेरी फर्स्ट राइट, एक्टिव पार्ट, राइट टू टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, सेक्शन 12A। आगे, right to be consulted, this is a second right। एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ है, कोई घर में डिसीजन होती है तो व्हाट यू थिंक, दे डोंट डिस्कस, जनरली दे डू डिस्कस। अगर नहीं होता है तो वाइफ बात नहीं करेगी कितने दिन हस्बैंड से, खाना भी नहीं परोसेगी। जनरली ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज एज्यूम्ड या इट्स राइट, जब वो शादी किए तो ये राइट है कि एक दूसरे की वो लाइक सलाह मशवरत करे, एक दूसरे से बात करे, एंड देन दे टेक द डिसीजन। जब भी आप डिसीजन लोगे तो उसके पहले कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज राइट ऑफ एवरी पार्टनर कि अगर पार्टनरशिप में कोई डिसीजन ली जाती है तो वो डिसीजन लेने के पहले उनको कंसल्ट किया जाए, कि एटलीस्ट मुझे एक बार पूछा तो जाए। समझ में आ रहा है? दैट इज अ राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा उसको पूछोगे, बट इट इज, अगर एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन है तो ऑब्वियसली आपको कंसल्ट करना ही पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है। एवरी पार्टनर हैज ए इनहेरेंट राइट to be consulted, to be consulted, he wants, right, he should be consulted, उसको पूछना चाहिए, एक आधे डिसीजन लेने के पहले उसको पूछना चाहिए। in all the matters affecting the business of the partnership and express his views, his opinion, right, before any decision is taken। So before you take any decision in a partnership, you should ask every partner, you should ask their opinions, right, you should consult them and then take the decision। but try to understand, is it actually happens or it is always practically feasible? feasible है क्या हमेशा कुछ भी डिसीजन लेनी है, राइट, आप पार्टनर को पूछते रहोगे? नो, समटाइम्स। इसलिए तो क्या होता है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे में राइट्स डिवाइड कर लेते हैं। तो यू विल लुक आफ्टर परचेसिंग, यू विल लुक आफ्टर सेल्स, यू लुक आफ्टर रूटीन एक्टिविटीज। ऐसे हर कोई अपना अपना पार्टनर क्या करता है, डिसीजन लेता है, एंड इन दैट केस हम उसको राइट ही दे देते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ही शुड गो एंड ऑलवेज कंसल्ट अदर पार्टनर्स। अगर उस डोमेन में एक्सपर्टाइज है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो हमेशा कंसल्ट ना करे। समझ में आ रहा है? बट अगर कोई स्पेशल नेचर है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट, राइट, ये उसके स्कोप के बाहर है, ही शुड कंसल्ट अदर पार्टनर्स। क्या हो रहा है ध्यान देना। where there is any difference of the opinion among the partners। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई डिसीजन लेनी है एंड everyone is not on a same page, right, on same terms। in that case क्या होगा, example ABC are the partners, they have to purchase a example, they have to purchase some goods, right, there are two dealers, right, dealers है और उनको डिसाइड करना है किस डीलर से परचेस करना है। या सपोज डीलर एक से परचेस करना है या नहीं करना है, दैट इज अ क्वेश्चन। डीलर एक से कोटेशन आया है, हमने उससे कोटेशन मांगा था, हमें कुछ गुड्स परचेस करने हैं। अब क्या हो रहा है, ए बोल रहा है परचेस करो, सी बोल रहा है परचेस करो, बी बोल रहा है परचेस मत करो। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन द ओपिनियन। परचेस ऑफ गुड्स इज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज अ रूटीन कोर्स ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। अब क्या किया जाएगा, अब बी तो नहीं बोल रहा है कि नहीं परचेस करना है, तो परचेस करना है नहीं करना है, दिस इज ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जब नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस होता है तो हम मेजोरिटी देखते हैं। मेजोरिटी क्या बोल रहे हैं, हाँ। अगर मेजोरिटी हाँ बोल रहे हैं परचेस, तो दैट मेजोरिटी विल प्रिवेल। अगर मेजोरिटी ना बोलती है, इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर हम गुड्स नहीं परचेस करेंगे इन दैट केस। सो वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, राइट, where there is a difference of the opinion among the partners as to ordinary or routine matters connected with the business, ordinary, normal, routine matters, it may be settled subject to the contract between the partners by majority of the partners। फिर लॉ क्या बोलता है कि
अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है तो वो मेजोरिटी के साथ क्या किए जाएंगे, सेटल किए जाएंगे, मेजोरिटी देखी जाएगी। अगर मेजोरिटी फेवर में तो होगा, अगर मेजोरिटी अगेंस्ट है तो नहीं होगा। अगेन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, आ गया सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। आपने डिसाइड किया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जब भी गुड्स परचेस किए जाएंगे तो सबकी सम्मति होनी चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आप मेजोरिटी के साथ नहीं जा सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट में राइट ऐसे कुछ नहीं है तो यू हैव टू गो एज पर मेजोरिटी। समझ में आ रहा है? आगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस है? लॉ में किधर लिखा है क्या? लॉ ऐसे कुछ नहीं बोलता। यू हैव टू डिसाइड विच इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विच इज नॉट योर नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल बोलता हूँ, राइट, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, रिसीविंग मनी फ्रॉम द डेटर्स, राइट, ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट इज ए रूटीन बिजनेस यार। यू शुड अंडरस्टैंड ना, उतनी आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए, उतना आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। व्हाट इज रूटीन कोर्स ऑफ द बिजनेस? मेकिंग पेमेंट टू द एम्प्लॉइज इज ए रूटीन, वो काम करे तो उनको सैलरी देनी चाहिए, रूटीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज वेरी स्पेशल, एग्जांपल एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल सब्जेक्ट मैटर। समझ में आ रहा है? चेंज द नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम ही चेंज करना, इज इट रूटीन? नो, इट इज अ स्पेशल। चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस, हम क्लोथ्स मर्चेंट है, कल से शूज का बिजनेस स्टार्ट करना है, यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस। डोंट यू थिंक इट इज नॉट ए नॉर्मल, इट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? अगर ऐसे है तो क्या सर, नॉर्मल का समझ में आ गया सर कि नॉर्मल कोई डिसीजन लेनी है, राइट, तो हम मेजोरिटी के हिसाब से जाएंगे। बट सर अगर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है विच इज वेरी स्पेशल नेचर, तो उसके लिए क्या रहेगा? इन दैट केस ऑब्वियसली, राइट, यू आर टेकिंग सम स्पेशल डिसीजन, इन दैट केस ऑब्वियसली क्या चाहिए? यू लाइक सबकी सहमति जरूरी है, कंसेंट ऑफ ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनानिमस डिसीजन होनी चाहिए। उसमें आता है एग्जांपल एडमिशन ऑफ ए माइनर इनटू द पार्टनरशिप फॉर हिज बेनिफिट, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। समझ में आ रहा है? उसके बाद राइट, changing the name of the business partnership firm, changing the nature of the partnership firm. These are some of the examples. मैं बोल रहा हूँ these are some of the examples which are very special in the nature, and उसके लिए what is mandatory? The acceptance of all partners is a mandatory, unanimous decision होनी चाहिए। एक भी अगेंस्ट जाता है, भले मेजोरिटी आपके साथ में हो, बट एक भी अगेंस्ट है तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अगर स्पेशल है, और मैंने कहा पे लॉ में ये नहीं लिखा कि ये स्पेशल है और ये नॉर्मल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि व्हाट इज अ नॉर्मल एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और व्हाट इज स्पेशल। समझ में आ रहा है? सो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, उससे आप समझ सकते हो व्हाट कैन बी नॉर्मल एंड व्हाट कैन बी लाइक स्पेशल। तो आगे क्या लिखा है देखो, द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर मस्ट एक्ट इन द गुड फेथ, एंड बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड एवरी पार्टनर मस्ट हैव द एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। जब भी हम नॉर्मल डिसीजन लेंगे, नॉर्मल सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कस करेंगे, तो हम सबकी सहमति लेंगे, सबसे डिस्कस करेंगे, तेरा क्या ओपिनियन, तेरा क्या ओपिनियन, वगैरह वगैरह वगैरह, एंड हम नॉर्मल मेजोरिटी के साथ जाएंगे। हम इन गुड फेथ काम करते हैं। देखो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ गुड फेथ में काम करना चाहिए, विथ नॉट ए फ्रॉडुलेंट टू चीट ईच अदर। दे शुड नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर, दैट इज देयर मैंडेटरी ड्यूटी। समझ में आ रहा है? तो हम गुड फेथ में उन्होंने उनका वोटिंग करना चाहिए, डिसीजन लेनी चाहिए। आगे, इफ द पार्टनर्स आर इक्वली डिवाइडेड, सर क्या हो गया, सब ऐसे है, डीबी है, डीबी नहीं बोल रहा है, डीबी बोल रहा है मिस्टर एक्स से परचेस नहीं करना है। नाउ टू पार्टनर्स आर इन फेवर, टू पार्टनर्स आर अगेंस्ट। नाउ मेजोरिटी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 50-50 हो गया। ऐसे केसेस में जो अपोज करते हैं उनका प्रिवेल करेगा। क्या लिखा है, आगे पढ़ो। मतलब in this example, if A and C says purchase from X, B and D says don't purchase from X, यहाँ पे equality हो गई, तो ऐसे केसेस में what will prevail? The firm will not purchase from X. क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, राइट। आगे लिखा है if the partners are equally divided, those who forbid the change, who oppose the change, must have their way. Who oppose the change, who will say no, don't purchase from X, that will have their way, that will prevail. So try to understand, normal matters majority के साथ decide किए जाएंगे। Obviously we will give everyone his right to express their opinion, that is obviously we will consult everyone, right, and we will go for majority. But अगर जब equally divide होता है तो जो against है, right, उनका prevail करेगा, right, that is simple
एग्जाम्पल, आपके फैमिली में बहुत सारी चीजों की डिस्कशन मेजोरिटी के साथ ही होती होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट एज टू इम्पोर्टेंट और स्पेशल मैटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है, स्पेशल मैटर्स है, लाइक कंसर्निंग द नेचर ऑफ द बिजनेस. लाइक इन दैट केस, लाइक यू आर गोना चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस. आप क्लोथ डीलर हो, कल से शूज में आप काम करना स्टार्ट, व्हीकल में स्टार्ट करते हो, परचेस व्हीकल से, यू आर चेंजिंग द नेचर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ऐसे केसेस में मेजोरिटी से काम नहीं चलता, इसमें सब पार्टनर्स की सहमति की जरूरत है. नो चेंज मे बी इफेक्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. नो चेंज without the consent of all the partners. Thus, for example, no change can be made in the nature of the business, right? Or nor can place of the business. You want to change the place of the business. It's an important decision. ऐसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, राइट. दिस इज नॉट लाइक अब ये एग्जॉस्टिव, आपको पता होगा एग्जॉस्टिव लिस्ट वगैरह, ऐसे कुछ नहीं, राइट. इसकी कोई लिमिट नहीं है. आप इट डिपेंड्स, चेंजेस फ्रॉम फर्म टू फर्म. क्या लॉ थोड़ी बोलेगा कि इसके लिए इंपॉर्टेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं. यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर इंपॉर्टेंट वर्क एंड व्हाट इज योर नॉर्मल वर्क. नॉर्मल वर्क के लिए मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए क्या प्रिवेल करेगी, राइट, कंसेंट ऑफ ऑल प्रिवेल करेगा. लाइक चेंजिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस और चेंजिंग द प्लेस ऑफ द बिजनेस, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए माइनर इनटू द पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट. ये 4 महीने एग्जांपल दिया आपको अभी तक कि जहां पे राइट लॉ ही बोलता है कि कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए, राइट. बी राइट नॉर द सेल ऑफ द बिजनेस. आप जो पार्टनरशिप कर रहे हो, जिसमें बिजनेस कर रहे हो, यू वांट टू सेल दैट बिजनेस, राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टनरशिप बंद हो जाएगी इसकी वजह से. अगर ऐसे डिसीजंस लेने हैं तो अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट, वो प्रिवेल नहीं करेगा. एवरी पार्टनर मस्ट गिव हिज कंसेंट. दैट इज यूनानिमस डिसीजन. If there is no right majority between the partners, right, if there is no majority because of equality divided, actually this is right, iska hi point aage continue hua hai, right. Those who are against the change will prevail. ठीक है. Status quo will maintain. What do you mean by this? जैसे थे. Status quo मतलब क्या? जैसे थे मतलब पहले जैसे था वैसे रहेगा. चेंज अलाउ नहीं होगा, जैसे थे. समझ में आ रहा है? एज इट इज कोई चेंज आला होगा क्या? नहीं होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. आई डिस्कस द सेकंड राइट. फर्स्ट राइट था राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इनटू द बिजनेस. सेकंड था राइट टू गेट कंसल्टेड. हमने सेकंड राइट डिस्कस किया अभी, राइट टू गेट कंसल्टेड. उसमें याद रखना ऑर्डिनरी कोर्स के लिए मेजोरिटी की जरूरत है, राइट. एंड स्पेशल बिजनेस के लिए यूनानिमस कंसेंट की जरूरत है. एंड जब इक्वलिटी होती है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, राइट, तो हमें क्या चाहिए, राइट, स्टेटस क्यू रहेगा. मतलब जैसे थे, यू वोंट अलाउड टू चेंज, राइट. चेंज फॉरबिड किया जाएगा. एंड आई विल कंक्लूड विद द थर्ड राइट. वेरी सिंपल राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल राइट है, ठीक है. राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डोंट यू थिंक इफ यू हैव अ पार्टनर, राइट, यू हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर आप पार्टनर हो किसी फर्म में तो ऑब्वियसली आपको उसके बुक्स पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर शेयरिंग प्रॉफिट्स. आपको पता होना चाहिए कितनी इनकम है, कितने लॉसेस है, क्या प्रॉफिट है, कितने लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स है. तो डोंट यू थिंक इट्स योर राइट टू हैव द एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप एम्प्लॉय हो तो आपको आपके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के राइट्स नहीं हो सकते. हाँ, अब अगर अकाउंटेंट ही हो तो आपको पता होगा. बट इफ यूर इन सेल्स टीम, राइट, ये आपके पास राइट रहेंगे बट वो लिमिटेड राइट्स रहेंगे. एग्जांपल, सेल्स वाले के पास खाली जो सेल्स टीम में, राइट, उसको कस्टमर्स का डेटा रहेगा या किसको कितना सेल किया है. रिकवरी टीम के पास डेटर्स का डिटेल्स रहेगा. अकाउंटेंट के पास, राइट, उससे ज्यादा एक्सेस रहेगा. बट पार्टनर्स के साथ, राइट, दे शुड हैव एवरीथिंग विद देम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट टू एक्सेस टू द अकाउंट्स बहुत सिंपल राइट है, राइट. सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. अगेन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल इफ, राइट, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज एक्ट विल प्रिवेल. एवरी पार्टनर मतलब इसके आगे जो लिखा है ना वो एक्ट बोलता है. समझ में आ रहा है? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ द फर्म. However, this right should be exercised in a bona fide interest. अच्छे
Bonafide matlab your intention should be good, not to cheat each other, not to fraud. So every partner has a right to access, inspect and copy. Copy can be through mail. You can ask on mail, कोई दिक्कत नहीं, right? Any books of the firm. सर फिर ऐसे क्यों लिखा है subject to the contract? मतलब अगर contract can not allow any partner to access the books वगैरह, try to understand. If there is some partner who has a special knowledge of the accounts, हम उसको accounting के बारे में सब दे देंगे. Now we have delegated the work as per the deed कि तू ये देख ले. तो try to understand कि he will be looking after everything and he will make it available whenever required by the partner on a request of the partner. Try to understand. So a minor, Q subject, try to understand. Minor has access to the books of accounts and not all the books. A minor may have access to and inspect any accounts of the book but not the books. मैंने बोला books is a broader concept. उसमें आपके secret books भी हो सकते हैं, like details of your customers, details of your suppliers, is example, right? वो सब चीजें आ जाएंगे. पेटेंट्स वगैरह आपके अगर कॉपीराइट्स वगैरह रहेंगे उसके डिटेल्स वगैरह हो सकते हैं. They do not fall under the accounts, right? They fall under other books. In the event of death of a partner, डेथ होने पे क्या हमें उसका अकाउंट सेटल करना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पूछेंगे आपको, तो हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुक्स में दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा. दे हैव राइट. Try to understand. In case of death of a partner, his legal heirs or legal representatives or their duly authorized agents, as the case may be, या legal representatives एक किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेंगे प्लीज गो एंड चेक कि अकाउंट्स बराबर सेटल हो रहे नहीं हो रहे. सो यू विल अपॉइंट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, वो बोलते हैं हमें तो नॉलेज नहीं है अकाउंट्स का, तो एक दे विल अपॉइंट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको बोलेंगे तू देख ले. सो ही इज देयर लीगल ऑथराइज्ड लीगल एजेंट. ठीक है. shall have right of access to inspect and make the copy or take the copy of the books of accounts. So try to understand. Every partner, if there is no contract to otherwise, every partner has a right, तीन rights है, access of the accounts, inspect the accounts and take the copy of the accounts. Try to understand. Even minor has that right. And beyond that, even in case of death, the legal representatives of the deceased partner or his legal heirs have that right. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल राइट है. एंड कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई पार्टनर स्पेसिफिकली अकाउंट्स देखता है तो राइट, अगर हमें वो बुक्स एक्सेस करने वगैरह राइट, तो हमें ऑब्वियसली उसके थ्रू जाना होगा, हमें उससे कंसल्ट करना होगा, देन ओनली वी कैन हैव द एक्सेस टू द बुक्स. ऐसे हम शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक दैट. ठीक है. एंड इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट केस. वो ड्यूटी में आ जाएगा. ड्यूटी में ये राइट है कि मुझे बुक्स देखने के मुझे राइट होना चाहिए. एट द सेम टाइम जो पार्टनर ये बुक्स मेंटेन कर रहा है, इट इज हिज ड्यूटी टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन. सो राइट के साथ ड्यूटी भी आती है ना. समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हम राइट समझ रहे हैं तो पीछे कहाँ पे तो बैकग्राउंड में ड्यूटीज भी है. समझ में आ रहा है? सो वी स्टडीड 3 राइट्स, राइट. कल बाकी ऑलमोस्ट सब राइट्स हो जाएंगे. सो कौन कौन से 3 राइट्स देखे? राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस. सेकंड राइट हमने देखा राइट टू गेट कंसल्टेड. एंड थर्ड राइट देखा राइट ऑफ एक्सेस ऑफ अकाउंट्स. राइट. And try to understand these rights are subject to the contract between the partners. These rights can be changed through the contract, through their agreement. समझ में आ रहा है? Duties, some duties are mandatory, some duties can be changed. All rights can be changed.